हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, जो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ टॉपिक चल रहा था। पिछले लेक्चर में मैंने आपको जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसके संबंध में 3 लेयर्स पढ़ाई थी, यानी हमने 3 परतें पढ़ी थी। और उनमें से एक क्रस्ट जो सबसे ऊपर की परत है पृथ्वी की, मेंटल जो बीच की परत है अर्थ की, इंटरमीडिएट लेयर है, और सबसे अंदर जो कोर का पार्ट है। तो हम लोग क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ या पृथ्वी की आंतरिक संरचना को अलग अलग तरह से, अलग अलग जो विचारधाराएं हैं, अलग अलग जो ओपिनियंस हैं उसके अनुसार पढ़ते हैं। तो मैं आज आपको उसी सीरीज़ में, उसी सीक्वेंस में आज मैं आपको पृथ्वी का रासायनिक संगठन यानी जो केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ है उसके बारे में पढ़ाऊंगा। ये बहुत जनरल टॉपिक है और आप लोगों ने इसको कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ा होगा। जैसे मैं आपको थोड़ा ग्लोब से बताऊं तो ये जो अर्थ की हमने लेयर्स पढ़ी थी, क्रस्ट सबसे बाहर की जो परत है, उसके अंदर वाली जो परत है वो मेंटल, सबसे अंदर कोर। तो केमिकली हम कैसे समझ सकते हैं इसको। आप लोगों को एक चीज़ ये पता होगी, यू मस्ट बी नोइंग दैट जो वैज्ञानिक हैं, जो साइंटिस्ट हैं, आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले उन लोगों ने जो चीज़ें हमको बताई आज भी वो काफ़ी सटीक बैठती हैं। जबकि उन दिनों इतने रिसोर्सेज नहीं थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं बढ़ी थी। तो मैं ये जो आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ उसको आज भी काफ़ी माना जाता है ज्योग्राफी में। और ये कंसेप्ट जुड़ा हुआ है एक जो यूरोप का कंट्री है, ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया जो यूरोप में आता है, वहाँ पे एक वैज्ञानिक हुए थे, एडवर्ड स्विस। तो एडवर्ड स्विस जो है, जो कि एक जियोलॉजिस्ट थे, जिसको हम लोग कहते हैं भूवैज्ञानिक थे, उन्होंने ये जो अर्थ का केमिकल कंपोजिशन है या केमिकल जो स्ट्रक्चर है वो बताया था। तो स्टिल आज भी हम उसको बहुत मानते हैं। आपको मैं अगर एडवर्ड स्विस के बारे में थोड़ा सा बताऊं, उनका जो एक मोटी जानकारी, तो जो एडवर्ड स्विस हैं, जिनको हम आमतौर पे स्विस के नाम से जानते हैं, तो एडवर्ड स्विस, अगर मैं इनके आपको समय की बात बताऊं तो ये जब बॉर्न हुए थे, इनकी जो पैदाइश थी वो 1831 की थी। और 1831 से जिनका लाइफ स्पैन देखते हैं वो 1914 था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका जो जीवन काल रहा 1831 से 1914 तक, तो ये बात 100 साल से भी पुरानी है। तो अगर हम लोग उस समय का क्लासिफिकेशन देखें जिसको कि आज भी हम इतना मानते हैं, तो ये एक बड़ी बात मानी जाती है। इसलिए आज भी हम लोग जब अर्थ के स्ट्रक्चर को, चाहे हम क्रस्ट, मेंटल, कोर करके पढ़ा लें, हम कई और तरीकों से प्लेट टेक्टोनिक्स से पढ़ा देते हैं, प्लेट विवर्तनिकी जिसमें प्लेटों की हलचल के बारे में पढ़ते हैं। तो इससे अगर आप थोड़ा इस एरा को लें, ये 19वीं सेंचुरी है, 19वीं शताब्दी है। 19वीं शताब्दी में एक आदमी, एक व्यक्ति हमें ये बताता है कि अर्थ का केमिकल कंपोजिशन कैसा है, और आज भी वो काफ़ी सटीक बैठता है। तो हम लोग इनके लिए ये कह सकते हैं, एक मोटा इंट्रोडक्शन जो मैं आपको दे सकता हूँ, कि एक ऑस्ट्रियन जियोलॉजिस्ट थे। हिंदी में कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ऑस्ट्रियन भूवैज्ञानिक। आपको कुछ वर्ड्स अगर याद आते हो, जैसे कि हम लोग जनरल नॉलेज में हमने कई बार ऐसे पढ़ा है कि अर्थ की लेयर्स में एक सीमा या साइमा की परत होती है, और एक सियाल, एक निफे, ऐसे करके हम लोगों ने कई बार उनको सुना है। तो वो मैं आज बाई सीक्वेंस जो इन्होंने बताया था उसके हिसाब से लेने जा रहा हूँ। तो आज हम लोग एडवर्ड स्विस, जो ऑस्ट्रियन जियोलॉजिस्ट थे, ऑस्ट्रियन, थोड़ा मैं स्पेलिंग को सुधार दूं, जो ऑस्ट्रियन भूवैज्ञानिक थे, उनके इस क्लासिफिकेशन को पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं अभी आपको एक डायग्राम से इसको आगे कंटिन्यू करता हूं। एक चीज़ और कि एडवर्ड स्विस, या आज भी हम लोग जैसा मानते हैं कि पृथ्वी की जो बाहरी परत है, सबसे बाहर की जो परत है जिस पे हम रहते हैं,
या जो आउटर मोस्ट लेयर है, आपको मैंने एक चीज़ बताई थी अपने पिछले लेक्चर में कि आउटर मोस्ट जो लेयर है, जो बाहरी परत है, वो अवसादी चट्टानों की बनी हुई है, सेडिमेंटरी रॉक्स की बनी हुई है। आपको मैंने अवसादी चट्टानों या सेडिमेंटरी रॉक्स के लिए बताया था कि जो बारीक बारीक कणों के, जो टूटा फूटा पदार्थ होता है, जो डिसइंटीग्रेटेड मटेरियल होता है, उन पार्टिकल्स के आपस में चिपकने से जो रॉक्स बनती हैं, जो चट्टानें बनती हैं, उनको हम सेडिमेंट्री कहते हैं, क्योंकि इसका नाम सेडिमेंट से आया है, अवसादी यानी अवसादों से। तो ये जो सबसे बाहरी परत है, उस पर सेडिमेंट्री रॉक्स ज़्यादा मिलती हैं। जैसे कि मैंने आपको ये भी कहा था कि एक बहुत कॉमन स्टोन है, इसका बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है सैंड स्टोन, जो सैंड के पार्टिकल्स के चिपकने से बनता है। हिंदी में उसे हम बालू कहते हैं। रेगिस्तान में जिस तरह से हमें बालू मिट्टी या रेत मिलती है तो उसको बोलते हैं बलुआ पत्थर। तो एडवर्ड स्वेस भी यही मानते थे कि एडवर्ड स्वेस के अकॉर्डिंग कि ये जो बाहर की परत है, उस बाहर की परत के अंदर की तरफ, इस बाहर की परत के आउटर मोस्ट लेयर के अंदर की तरफ 3 परतें हैं। तो उनको हम सियाल, सीमा या साइमा और निफे के नाम से आज पढ़ेंगे। तो काफ़ी कॉमन टॉपिक है, क्वेश्चंस भी इसमें से बन जाते हैं। तो मैं आपको आज उनका एक मोटा आपको जो डायग्राम है पहले बना देता हूं यहाँ पे। हम लोग जो बाहर की परत है, असल में उसके बारे में तो पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन जो केमिकल कंपोजिशन है, जिसको हम अर्थ का रासायनिक संगठन के रूप में पढ़ने वाले हैं, तो उसमें हम ये जो बाहर वाली पतली सी लेयर है, जिसको हम बाहर की परत कह रहे हैं, इसको हम अकॉर्डिंग टू स्वेस, जो हम लोगों ने अभी नाम पढ़ा, उनके अनुसार सबसे बाहर की जो परत है, यानी जो परत वो ऊपर की पतली सी जो थिन लेयर है बाहर की, उसके अंदर की जो पहली परत वो बताते हैं। तो उसको उन्होंने जो नाम दिया वो था सियाल। तो पहले तो मैं इन टर्म्स को यहां लिख देता हूं, इंडिकेट कर देता हूं कि ये उन्होंने क्या क्या नाम दिए थे इसके, और उसके बाद अंदर की तरफ सबसे भीतर की तरफ जो केंद्रीय परत है, यानी सबसे सेंटर में ये वाली, उसको उन्होंने एक अलग नाम दिया। तो हम लोग इसको ऐसे ले लेते हैं, जैसे ये जो लेयर है जो सबसे बाहर वाली है केमिकली, यानी रासायनिक रूप से, इसको हम लोग नाम देते हैं, जो उनके अकॉर्डिंग हम लोग लिखते हैं, वो है सियाल। इस पे अभी हम आएंगे, इनकी डिटेल्स पे, सियाल नाम कैसे आया, क्योंकि ये केमिकल कंपोजिशन है तो कुछ ना कुछ कारण इसके पीछे है। और उस सियाल के नीचे की जो इंटरमीडिएट लेयर है, जो नीचे की जो परत है, उसे नाम दिया गया सीमा। कई बार इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है, यानी साइमा करके भी। और अगर इंग्लिश में हम इसको लिखें तो ये हो जाएगा SIMA, जैसे कि ये सियाल SIAL। और जो सबसे अंदर वाली परत है, जो इनर मोस्ट लेयर है, उसको नाम दिया गया निफे। ये जो निफे है इंग्लिश में ऐसे लिखा जाएगा। अब ये सब है क्या? अगर आप उधर से स्टार्ट करें, मैं इन सब लेयर्स पे अलग अलग अभी आने वाला हूं। सियाल जो शब्द बना है वो SI सिलिका और AL एल्यूमिनियम से बना है। यानी जो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, उसके अंदर सिलिका और एल्यूमिनियम ज्यादा मिलता है अकॉर्डिंग टू स्वेस।
और एक चीज़ ध्यान रखें हमेशा, जब भी आप किसी वैज्ञानिक को पढ़ते हैं, जिसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, जैसे हम स्वेस की बात कर रहे हैं, तो डोंट मिक्स योर थॉट्स विद दैट काइंड ऑफ थ्योरी और हाइपोथेसिस, यानी ऐसी संकल्पनाओं या किसी भी सिद्धांत के साथ अपने आप को ना जोड़ें, क्योंकि वो उनकी विचारधारा है, उन्होंने कहा है और हम उनको पढ़ रहे हैं। इसलिए हमको उनके शब्दों को आमतौर पे ऐसे ही लेना होता है, क्योंकि हम उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं। और यहाँ पर जो सियाल है उसके नीचे जो साइमा या सीमा हम बोलते हैं, उसमें ये तो वो सिलिका इधर भी दिखाई दे रहा है हमको, और Ma जो यहाँ पर सिंबल है जो हमने लिखा है वो एक्चुअली मैग्नीशियम को बता रहा है यहाँ पे। तो ये सिलिका और मैग्नीशियम है। हालांकि ये सब चीज़ें कुछ पीरियोडिक टेबल से ली गई हैं, तो मैं इनके पीरियोडिकली जो पीरियोडिक टेबल के हिसाब से हम बात करते हैं वो बिल्कुल हूबहू नहीं है, ये अपने अकॉर्डिंग अपने कंफर्ट से लिखे हुए नाम है। और अगर हम इधर चलें तो जो निफे है ये कैसे बना है, Ni निकल। आप लोगों को याद होगा हमने पृथ्वी का जो कोर पढ़ा था, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो कोर है उसके अंदर आपको निकल ज़्यादा मिलता है, लोहा ज़्यादा मिलता है। तो ये निकल एंड दिस इज फेरस या फेरियम, जिसको हम Fe लिख रहे हैं। ये जो लेयर्स हैं तीनों, इनको हम अब थोड़ा सेपरेट पढ़ेंगे, अलग अलग। तो मैं आपको अभी जो सेपरेट हम सबको पढ़ेंगे उनको मैं यहाँ लिखूंगा, तो आप लोग उसको ठीक से नोट कीजिएगा। हम लोग सबसे पहले तो ये देख लें कि जो पृथ्वी की सबसे बाहरी पतली सी परत है, जो पृथ्वी का सबसे बाहरी अवसादी आवरण है, उसके नीचे 3 परतें हैं। इंग्लिश में हम ऐसे लिख सकते हैं, अंडर द आउटर मोस्ट sedimentary cover of the earth, there are 3 layers जो मैंने अभी आपको बताई। यानी अगर हम इसको डिफाइन करें तो स्वेस का कहना था कि जो पृथ्वी की सबसे बाहरी सेडिमेंट्री कवर है, सबसे बाहर की अवसादी परत है पतली सी, उस अवसादी आवरण के नीचे आपको 3 परतें मिलती हैं, जो मैंने अभी नाम आपको सीधे लिख दिए थे उस पर। तो हम पहले पे आते हैं। जो फर्स्ट हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, कौन सा था वो नाम? वो था सियाल। तो अभी आप लोग इनको बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। फर्स्ट जो नाम है सियाल, जो मैंने ऐसे लिखा था, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा उन सिंबल्स के हिसाब से ले लें जो पीरियोडिक टेबल से मिलते जुलते हैं, मतलब वी एक्चुअली रिजेंबल दी सिंबल्स विद पीरियोडिक टेबल, हमेशा नहीं ज़्यादातर। तो ये SI सिलिका के लिए होता है, आपको पता होगा, और ये जो AL है ये एल्यूमिनियम के लिए। तो सियाल के लिए जो स्वेस कहते हैं वो ये कहते हैं कि ये जो बाहर की परत है, पहली केमिकली कंपोजिशन वाली जो बताते हैं, उसका नाम किससे आया है? सिलिका और एल्यूमिनियम से। तो ये हल्के जो पदार्थ हैं
यानी जो लाइट मटेरियल है उससे बनी है। तो ये लाइट मटेरियल्स कौन से हो गए जिनसे बनी है? एक तो हो गया सिलिका, मैंने थोड़ा इसको ऊपर नीचे लिख दिया है लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा। तो लाइट मटेरियल जो सिलिका है वो इसमें मिलता है आपको, प्लस इसके अंदर आपको जो एल्यूमिनियम है ये आपको मिलेगा। यानी ये जो परत है इसमें आपको ये जो दो जो आप सिलिका और एल्यूमिनियम देख रहे हैं उसकी बहुतायत है, उसकी एबंडेंस है। इसका मतलब हल्के पदार्थों से क्या बना है? जो सियाल है, सिलिका और एल्यूमिनियम। अगर आप उनकी डेंसिटी पे जाएं, जो स्वेस कहते हैं कि सियाल की डेंसिटी कितनी है, आपको ये तो समझ में आ गया होगा नाम कैसे बना है, सिलिका एंड एल्यूमिनियम। तो सियाल की जो डेंसिटी उन्होंने बताई हमको, जो हमको उन्होंने घनत्व बताया, वो जो घनत्व है वो 2.9 है, यानी 2.9। और आपको याद है हम लोग घनत्व को, जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि इसको हम लोग ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में लिखते हैं, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में लिखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्वेस जो सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी हुई जो सबसे बाहर की परत है उसको अगर हम डेंसिटी लें उसकी तो वो 2.9 निकलती है। और ऐसे ही अगर मैं सियाल की जो थिकनेस है यानी इसकी जो मोटाई है स्वेस के अकॉर्डिंग, इस परत की जो थिकनेस मिलती है वो आपको 50 किलोमीटर से लेके 300 किलोमीटर तक मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सियाल है सिलिका और एल्यूमिनियम से बना हुआ, उसकी जो थिकनेस है वो नीचे वेरी करती है, कहीं 50 किलोमीटर भी है तो कहीं 300 किलोमीटर तक भी है अकॉर्डिंग टू स्वेस। तो ये इसकी थिकनेस हुई। अब हमारे यहाँ पर हम लोग जब कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं, महाद्वीपों की बात करते हैं कि महाद्वीप और महासागर हैं, उनके अंदर कौन सी चट्टानें मिलती हैं, तो आमतौर पे ऐसा माना जाता है कि जो महाद्वीप है वो सियाल से निर्मित है। यानी कॉन्टिनेंट्स आर मेड ऑफ सियाल। तो अगर आप ऐसे देखें तो ये बिलीव किया जाता है, आमतौर पे स्वेस भी यही कहते थे कि कॉन्टिनेंट्स का निर्माण सिलिका और एल्यूमिनियम से हुआ है, वो ज़्यादा मिलता है। तो इसके अंदर अगर आप मोटा मोटा फिर वापस देखें, सिलिका और एल्यूमिनियम ज़्यादा है सियाल में, सबसे बाहर की लेयर है केमिकली कंपोजिशन के हिसाब से। घनत्व इसका कितना है? 2.9 है। और इसकी थिकनेस कितनी मिलती है? 50 से 300 किलोमीटर तक। और अगर मैं आपको ये बोलूं कि इसमें कौन सी चट्टानें ज़्यादा मिलती हैं, ज़्यादा रॉक्स कौन सी मिलती हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर आपको ग्रेनाइट अधिक मिलेगा। यानी आपको इसके अंदर कौन सी रॉक्स ज़्यादा मिलेंगी? ग्रेनाइट is found more। तो ये आपको नहीं भूलना है। अकॉर्डिंग टू स्वेस इस सियाल के लेयर में आपको ग्रेनाइट चट्टानें, ग्रेनाइट पत्थर ज़्यादा मिलेगा। और मैं ऐसे भी कह सकता हूँ इसको, आई कैन से लाइक दिस ऑल्सो दैट कॉन्टिनेंट्स बेसिकली हैव ग्रेनाइट मोर।
यानी महाद्वीप ज़्यादातर ग्रेनाइट की चट्टानें रखते हैं, ग्रेनाइट जैसी चट्टानें रखते हैं। तो ये हम लोगों ने किसके लिए समझा है, जो सियाल है। अब हम नेक्स्ट लेयर पे आते हैं। आप लोगों को जो भी मैं बोर्ड पे, क्योंकि हम लोग यहाँ समझने पे ज़्यादा जोर देते हैं और आपको अपने रजिस्टर्स में इनको नोट डाउन कर लेना चाहिए। वो हमेशा से आपको दो तरह से हेल्प करता है। लेक्चर भी आप सुन सकते हैं फ्रिक्वेंटली, लेकिन आपके हाथ से लिखे हुए नोट्स बेहतरीन होते हैं, हमेशा बहुत काम आते हैं रिवीजन के वक्त वो। तो अब हम लोग जो सेकंड लेयर है उसकी बात करते हैं। दूसरी परत हम लोगों ने जो नाम लिखा था वो है सीमा। मैंने आपको ये भी कहा कि इसको हम साइमा भी लिख सकते हैं, बोलने के ऊपर है। कई लोग इसको सीमा कह देते हैं, कई लोग इसको साइमा कह देते हैं, आप कैसे भी बोल सकते हैं। अब अगर मैं इसके उसी कंपोजिशन की आऊं कि इसमें कौन सा मटेरियल ज़्यादा मिलता है, तो ये परत किससे बनी है, SI तो वही हो गया जो मैं यहां लिख देता हूं, सिलिका, और MA। अब आपको ये ध्यान रखना है यहां पे कि ये पीरियोडिक टेबल के अनुसार ऐसा नहीं है कि साहब हमने जो सिलिका है, आई नो कि सिलिका ऐसे लिखा जाता है SI, तो ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं अच्छी तरह से कि जो मैग्नीशियम है जो MA इस्तेमाल कर रहे हैं वो पीरियोडिक टेबल में एक्चुअली Mg होता है, तो उन्होंने Mg शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। सो इस पे विशेष सावधान रहेंगे आप लोग कि ये Mg नहीं लिखना है इस तरह से, इसको ऐसे लिखा गया है याद करने में आसानी के लिए। तो सिलिका एंड मैग्नीशियम, तो ये परत किससे बनी है, किससे निर्मित है, सिलिका और मैग्नीशियम से। इंग्लिश में बोल सकते हैं दिस लेयर is made of silica and magnesium। तो इस तरह से ये थोड़ा भारी हुआ। वैसे भी आप देख सकते हैं, मैंने जो पहला डायग्राम बताया था आपको, उसके अंदर सियाल हल्का है तो ऊपर की तरफ मिलता है, साइमा या सीमा थोड़ा भारी है तो नीचे मिलता है। तो सियाल के नीचे साइमा है, मतलब साइमा इज सिचुएटेड बिलो सियाल अकॉर्डिंग टू एडवर्ड स्वेस। स्वेस के अनुसार सियाल के नीचे साइमा की परत आती है। अब मैं अगर आपको इसकी वैसे ही मोटी मोटी बातें बताऊं जैसे हमने सियाल के लिए पढ़ा था, तो ये जो लेयर है इसकी डेंसिटी कितनी है, फिर इसका फिर घनत्व कितना है। आप जैसे जैसे नीचे जाएंगे, अर्थ में अंदर की तरफ जाएंगे तो डेंसिटी बढ़ती है, हमने पहले ही पढ़ा, उसका घनत्व बढ़ता है। तो अकॉर्डिंग टू स्वेस इसका घनत्व 2.9 से 4.7 मिलता है, यानी ये इसकी डेंसिटी है। अगर हम बात करें थिकनेस, मोटाई कितनी है इसकी, तो मोटाई के लिए वो ऐसे कहते हैं कि इसकी मोटाई भी वैरी करती है। 1000 किलोमीटर से ये 2000 किलोमीटर तक है, यानी इसकी थिकनेस अकॉर्डिंग टू स्वेस आपको इसकी जो मोटाई है वो 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक मिलेगी। अब एक और बात कि इसमें कौन सी चट्टानें ज़्यादा है, इसमें कौन सी रॉक्स ज़्यादा हैं। तो आपको याद है हम लोगों ने जो ग्रेनाइट है उसके लिए हमने समझा था पिछले लेक्चर्स में कि ग्रेनाइट एक्चुअली एक आग्नेय चट्टान है, लावा से बनती है, इग्नियस रॉक है मेड ऑफ लावा, और लावा हमने पढ़ा था पिघला मटेरियल है, एक मोल्टन मटेरियल है, हॉट। तो जैसे ग्रेनाइट एक इग्नियस रॉक है, आग्नेय चट्टान है, लावा से बनी है, ऐसे एक चट्टान और होती है, एक रॉक और है जो हम इग्नियस रॉक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट मानते हैं, बेसाल्ट। तो बेसाल्ट चट्टानें इसमें ज़्यादा मिलती हैं। तो इस लेयर में कौन सा जो चट्टान या रॉक्स है वो ज़्यादा मिलेंगी आपको, बेसाल्ट। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसमें बेसाल्ट अधिक मिलता है, बेसाल्ट इज फाउंड मोर। तो यहां पर यह बात हमको ध्यान रखनी है
कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनके लिए तो स्वेस या हम लोग मानते हैं कि वो सियाल से बने हैं, लेकिन फिर हम कॉन्टिनेंट्स के नीचे जाएं, जो नीचे की परत है वो किससे बनी है, वो बेसाल्ट से बनी है, तो इसलिए इसको बेसाल्टिक भी बोल देते हैं। और उसके अंदर कौन सी चीज़ें हमको ज़्यादा मिलती हैं, सिलिका और मैग्नीशियम। डेंसिटी कितनी है इसकी, 2.9 से 4.7, और इसकी थिकनेस कितनी बताई जाती है स्वेस के अनुसार, 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर। एक बात का ध्यान रखें हमेशा, हम जितने भी क्लासिफिकेशंस पढ़ रहे हैं अभी तक, जितने भी वर्गीकरण पढ़ रहे हैं अलग अलग तरह से, उनमें थोड़े थोड़े ओपिनियंस का फ़र्क है। आप जानते हैं दुनिया में कोई भी एक टॉपिक होता है जो चर्चा में रहता है तो उसमें अलग अलग लोगों की अलग अलग राय होती है, यानी सब अलग अलग तरह से अपनी बात रखते हैं सामने। कुछ लोग मानते हैं उनको, कुछ लोग नहीं मानते हैं, कुछ लोगों को तो 100% सही मान लिया जाता है, कुछ के ऊपर फिर भी क्वेश्चन मार्क लगे रहते हैं। तो हम इसको बिल्कुल ऐसे हर जगह एक दूसरे से कंपैरिजन करके नहीं चले, सबके अपने अपने कंसेप्ट है, सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं जो हम लोग देखते हैं। अब मैं आपको जो इसकी तीसरी और अंतिम लेयर है उस पर लेके आता हूं। तो हम लोगों ने उसका नाम क्या पढ़ा था, उसका नाम था निफे। और मैंने आपको निफे के लिए कहा था कि Ni स्टैंड्स फॉर निकल एंड Fe स्टैंड्स फॉर फेरियम। फेरियम का मतलब हो गया लोहा। तो यहां पर ये जो तीसरी लेयर है जिस पे हम आ रहे हैं, ये जो तीसरी लेयर है उसको हम लोगों ने हिंदी में ऐसे लिखना है, निफे। इंग्लिश में ऐसे लिखना है निफे, लेकिन एग्जैक्टली कैसे लिख, पीरियोडिक टेबल के हिसाब से चलते हैं अगर आप, तो Ni Fe, वो तो एक्चुअली सही तरीका हो गया लिखने का, लेकिन वो जो हम लोग पढ़ते हैं वो जैसे मैंने कहा कि हमारे कंफर्ट के लिए पढ़ते हैं, तो ये निफे, निकल एंड फेरियम। तो ये जो परत है सबसे भीतरी परत है, दिस इज द इनर मोस्ट लेयर। किससे बनी है, ये निकल और फेरियम। फेरियम क्या हो गया, लोहा। से निर्मित है। और इंग्लिश में मेड ऑफ निकल एंड फेरियम। आपको ये ध्यान रखना है, फेरियम हम फेरम भी लिख सकते हैं, फेरम, तो वो ऐसे भी लिख दिया जाता है। फेरम क्या हो गया, आयरन। इसका मतलब ये हुआ कि निकल और फेरियम, जो निकल और लोहा है, जो वैसे भी हम लोग कोर में पढ़ते हैं सबसे ज्यादा वही मिलता है, वो काफी भारी मेटल्स हैं। तो इसमें क्या खासियत हुई कि एक तो इसमें आपको इस जो लेयर है उसके अंदर आपको कठोर एवं भारी धातुएं मिलेंगी, यानी ये हार्ड एंड हैवी मेटल्स का बना हुआ है। यानी निफे किसका बना हुआ है, बहुत कठोर और भारी धातुओं से। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि पृथ्वी का जो केंद्र है वो काफी ठोस है और उसकी चट्टानें बहुत भारी हैं। ये एक तरह का बैलेंस भी है नेचुरल। हम जितना अंदर की तरफ जाते जाएंगे पदार्थ भारी होने चाहिए, सेंटर सबसे ज़्यादा हैवी होना चाहिए, और ऐसा है। इसलिए इसको हम कहते हैं कि पृथ्वी की रिजिडिटी का भी प्रतीक है, पृथ्वी के एक बैलेंस स्टेट में होने का प्रतीक है। यानी बाहर की तरफ हल्के पदार्थ हैं, बीच में थोड़े भारी हैं और केंद्र में सबसे ज़्यादा भारी पदार्थ हैं, जो होना भी चाहिए नेचुरली, यानी प्राकृतिक रूप से होना भी चाहिए। अगर हम इसके घनत्व को देखें, जो
डेंसिटी है, तो स्वेस के अकॉर्डिंग जो डेंसिटी इसकी बताई जाती है, तो घनत्व या डेंसिटी निफे की सबसे ज़्यादा है और ये है 11। यानी स्वेस के अनुसार ये जो डेंसिटी घनत्व है सबसे भारी धातुओं के होने की वजह से, क्योंकि ये निकल और लोहे से बना है, इट इज़ मेड ऑफ निकल एंड आयरन, दैट इज़ फेरम या फेरियम, तो इसकी डेंसिटी 11 है। तो अगर आप इसको ज़रा समअप कर लें वापस, जो हमने पढ़ा है कि पृथ्वी की सबसे जो बाहरी परत है, जो सबसे बाहरी सेडिमेंट्री कवर है, यानी सबसे बाहर का जो अवसादी आवरण है, उसके नीचे की ये 3 परतें पढ़ी हमने। तो हमने जो सियाल पढ़ा था, सिलिका और एल्यूमिनियम से बना हुआ, उसकी डेंसिटी मैंने आपको 2.9 बताई थी। फिर हम लोगों ने उसके नीचे सीमा या साइमा की जो परत पढ़ी, जो कि सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है, उसकी डेंसिटी हमने 2.9 से 4.7 पढ़ी। और जो सबसे अंदर की सबसे भारी परत है, जो हम निफे अभी पढ़ा है जो हमने, वो निफे या निकल और फेरस, फेरियम या लोहे से बनी है, निकल और लोहे से, उसका घनत्व सबसे ज़्यादा है और वो है 11। तो ये सारा क्लासिफिकेशन जो आज हमने पढ़ा है ये एडवर्ड स्वेस के अनुसार था। आपको मैं जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर एक दो बातें और बताऊंगा, जैसे कि हम लोगों ने क्लासिफिकेशंस अलग अलग ढंग से पढ़ने होते हैं, अलग अलग तरह से दिए हैं। आपको याद है कि भूकंप की जो तरंगें हैं, जो सीस्मिक वेव्स हैं, वो भी हमें सबसे ज़्यादा मदद करती हैं अर्थ का इंटीरियर को जानने पहचानने के लिए, समझने के लिए। यानी सीस्मिक वेव्स आर वेरी रिलायबल। तो हम लोग वो पढ़ते हैं ना, लिथोस्फीयर, स्थल मंडल जिसे कहते हैं, ऊपर की जो एक अन्य ढंग से पढ़ने वाला जो तरीका है, उस स्थल मंडल के भी कुछ पीसेस हैं, उसके टुकड़े, इनको हम प्लेट्स कहते हैं। और जो प्लेट्स हैं उसके नीचे फिर एक दुर्बलता मंडल, एक लेयर है जिसको हम एस्थेनोस्फेयर कहते हैं। फिर उसके नीचे एक पायरोस्फेयर है जिसको हम उत्ताप मंडल कहते हैं। फिर सबसे अंदर बैरिस्फेयर है जिसको हम गुरु मंडल कहते हैं। तो ये मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ाऊँगा, लेकिन वो भी बहुत काम की चीज़ें होंगी। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक्स, टेक केयर, गुड बाय।